Hello girls, today we will start chapter 11 that is auditing of e-commerce transaction. Start करते हैं with the introduction. देखिए ई-कमर्स क्या होता है, किसी भी ट्रांजेक्शन को ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक और कमर्स मीन्स बाइंग और सेलिंग. ठीक है, मीन्स किसी भी ट्रांजैक्शन को कोई भी हमें गुड्स खरीदनी है, कुछ हमें परचेज करना है, सेल करना है, उसको हम वाया इंटरनेट मीन्स इंटरनेट के थ्रू या किसी भी साइट से जब हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, ई कमर्स. मीन्स कोई भी ट्रांजैक्शन जो हम वाया इंटरनेट करते हैं उसको ई कमर्स बोला जाता है. अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो ऑडिटिंग होती है, ऑडिटर के लिए ई कमर्स एक्टिविटीज़ में लिंकअप करके ऑडिटिंग कैसे करता है ऑडिटर. ठीक है, मीन्स जो ऑडिटर होता है वो एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग करता है, उसको उसमें ई कमर्स एक्टिविटीज़ को किस तरह से ध्यान में रखकर ऑडिटिंग करनी चाहिए, ये हम इस चैप्टर में रीड आउट करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ई कमर्स. ई कमर्स क्या होता है, आप लोग पहले से ही फैमिलियर हैं. ई कमर्स ये कोई ऐसा टर्म नहीं है जो आपने पहले कभी ना पढ़ा हो, सभी ने पहले पढ़ रखा होगा और बहुत इजी सी टर्म है. ये बहुत इजी सा चैप्टर है. इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं. शॉर्ट नोट्स में इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट्स में इस चैप्टर में से क्वेश्चंस बनते हैं. तो स्टार्ट लेते हैं. ई कमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट. जब हम कोई गुड्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज जब हम बाइंग और सेलिंग करते हैं, मीन्स कोई चीज़ खरीदते हैं और बेचते हैं ओवर द इंटरनेट, उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, ई कमर्स. ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कमर्स. ई कमर्स इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कमर्स और इंटरनेट कमर्स. ई कमर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक कमर्स भी कहते हैं और इंटरनेट कमर्स भी कहते हैं. These सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑनलाइन ओवर द इंटरनेट नेटवर्क. ये जो सर्विसेज होती हैं, जैसे हम कोई गुड खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं या हम कोई और सर्विसेज ले रहे हैं, तो ये जिस ऑनलाइन अगर हम कोई चीज़ परचेज आउट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, एक तरह से इंटरनेट नेटवर्क के थ्रू ही पॉसिबल होगा. अगर इंटरनेट नहीं होगा तो हम उस चीज़ को परचेज नहीं कर सकते, मीन्स हम साइट को रन अप नहीं कर सकते हैं. ट्रांजेक्शन्स ऑफ मनी, फंड्स एंड डाटा आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज ई कमर्स. अगर हम किसी मनी में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इस एक्टिविटीज़ को भी हम क्या कहेंगे, ई कमर्स की एक्टिविटीज़ कहेंगे. अब देखिए आजकल गूगल पे है और बहुत सी मतलब इतनी साइट्स हैं, पेटीएम है, इनसे हम क्या कर सकते हैं, इजीली जो हमारी मनी है वो एक बैंक से दूसरे बैंक में अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. हम रिचार्ज कर सकते हैं, हम बिजली का बिल भर सकते हैं, मतलब कोई भी जो छोटी मोटी चीज़ हैं, छोटे मोटे जो बिल्स हैं हम भर सकते हैं वाया इंटरनेट. मीन्स जो हम ये एक्टिविटी करेंगे इसको क्या बोलेंगे, इंटरनेट एक्टिविटी. मीन्स ई कमर्स एक्टिविटी भी हम इसको बोल सकते हैं. दीज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कैन बी डन इन 4 ways. अब जो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी अगर हम कह सकते हैं, कुछ एक एक्टिविटीज़ होती हैं जो ई कमर्स एक्टिविटीज़ में आती हैं. हम इनको एक मॉडल भी कह सकते हैं, ई कमर्स मॉडल भी कह सकते हैं. ये कौन कौन से हैं, बिजनेस टू बिजनेस. ठीक है, B2B जिसे हम कहते हैं बिजनेस टू कस्टमर, B2C कस्टमर टू कस्टमर, C2C एंड लास्ट वन इज़ कस्टमर टू बिजनेस मीन्स C2B. ये कुछ एक मॉडल होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये 4 मार्क्स में भी पूछ लिए जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी इसके आ जाते हैं. तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले ये टर्म्स क्लियर करना कि ये जो B2B, B2C, C2C ये जो मॉडल्स हैं वो क्या वर्क करते हैं, मेनली इनका क्या फंक्शन होता है. The standard definition of e-commerce is a transaction which is happened over the internet, जो कि इंटरनेट की हेल्प से ही देखो हो पाता है. ऑनलाइन स्टोर्स लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपिफाई, मिंत्रा, ईवे, क्विकर, OLX आर एग्जाम्पल ऑफ ई कमर्स वेबसाइट. यही कुछ वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू हम गुड्स परचेज करते हैं, सेल करते हैं ओवर द इंटरनेट. ओके, तो अब इसमें हम बात करते हैं पहले B2B ट्रांजैक्शन की. मीन्स जो B2B मॉडल है, या हम वैसे इसमें आपकी बुक में दिया नहीं हुआ है, बट हम एक बार इसको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये इससे आपको जो बाकी हमारा जो चैप्टर है वो इजीली कवर हो जाएगा. तो देखिए B2B मीन्स बिजनेस टू
बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, इसमें क्या होता है, जो एक बिजनेस होता है वो अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को या अपने किसी आइडियाज़ को किसको देता है, अदर बिजनेस को देता है, ठीक है, प्रोवाइड कराता है। मीन्स अपने गुड्स और सर्विसेज प्रोडक्ट या वो किसको प्रोवाइड कराता है, अदर बिजनेस को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस में मैं बात कर रही हूँ। ये जो होता है ये मोर कॉम्प्लेक्स होता है। मीन्स अब देखिए, एक ही बिज़नेस की अगर हम बात करें तो उसमें कितनी सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, और अगर हम दूसरी बिज़नेस से अगर कुछ एक प्रोडक्ट और सर्विसेज या कुछ आइडियाज़ अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो जो एक्टिविटीज़ होंगी तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, ठीक है। और इसमें जो प्राइजेस होते हैं वो भी बहुत हाईली वेरी करते हैं, ठीक है। हम अपनी तरफ से कोई मतलब एक फ़िक्स प्राइस नहीं रख सकते हैं इसमें। ये जो प्राइजेस होते हैं इसमें हाईली वेरी करते हैं, और जो वॉल्यूम होता है या क्वांटिटी होती है प्रोडक्ट और सर्विसेज की, वो मच हायर होती है, ठीक है, मच हायर देन B2C या C2B में, ठीक है। और जो इसकी शिपिंग होती है वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो ये हमारा कौन सा फर्स्ट था, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, जिसे हम बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करते हैं तो इंटेल की कोई कंपनी है, देखो, जो प्रोसेसर बनाती है, ठीक है, वो अपने जो ये प्रोसेसर है वो किसको सेल आउट करेगी, जो HP कंपनी है, डेल जैसी कंपनी को सेल करती है। तो ये क्या क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात आती है बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर मीन्स कि जो बिजनेस होगा वो कस्टमर तक अपनी गुड्स और सर्विसेज को पहुंचाएगा, ठीक है। अब देखिए, पहले क्या होता था, बिजनेस कस्टमर तक ट्रेडिशनल वे में पहुंचाता था, ठीक है। बट अब हम बात कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट, मीन्स जो भी डिजिटल वे में अब हम सर्विसेज और प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक पहुंचाएंगे, ठीक है। जैसे जो इंडिया में सबसे ज़्यादा है अमेज़ॉन ऐसी कंपनी है जो सबसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, सबसे ज़्यादा इसमें ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, और बड़ी कंपनी है जो डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करती है अपने गुड्स और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, ठीक है। तो ये भी हमें क्लियर हो गया, बिजनेस टू कस्टमर यानी कि B2C मॉडल। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है C2C, कस्टमर टू कस्टमर। कस्टमर टू कस्टमर में क्या है, मीन्स कि जो एक कस्टमर होगा वो अपने जो गुड्स और सर्विसेज होंगी या अपनी कुछ आइडिया होंगे वो दूसरे कस्टमर तक पहुंचाएगा या दूसरे कस्टमर से लेगा, ठीक है। इसमें जो कस्टमर होगा वो कॉमन, एक तरह से कंपनी ने कॉमन प्लेटफॉर्म बोला जाता है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जो अपना बिजनेस और प्रोडक्ट सर्विसेज होते हैं बाय और सेल करना चाहते हैं। मीन्स दो कस्टमर के बीच में अगर वो अपना बिजनेस सेल आउट करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विसेज या कोई आइडियाज़ एक दूसरे से शेयर करना चाहते हैं, तो कंपनी एक बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है C2C मॉडल्स में। सपोज़ करिए OLX देखिए, अब OLX क्या है, इसमें जो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंज्यूमर्स अपनी जो प्रोडक्ट हैं दूसरे कंज्यूमर तक सेल कर सकता है, ठीक है। यही होता है ना, OLX पे अगर कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो हम OLX पे डाल देते हैं, यही होता है कम प्राइजेज़ में, और आगे से जो जिसको नीड होती है, मान लो दूसरे कस्टमर को, दूसरे कंज्यूमर को अगर नीड है तो वो उसको परचेज कर लेता है। तो ये क्या हो गया, एक शेयरिंग हो गई कस्टमर टू कस्टमर के बीच में, ठीक है। तो इसलिए इस मॉडल को क्या कहा गया है, C2C मॉडल। अब बात आती है लास्ट वन, C2B, मीन्स कस्टमर टू बिजनेस मॉडल। इन दिनों में जो है ये मॉडल मार्केट में काफ़ी पॉपुलर है, C2B मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। अब इसमें क्या है, जो कंज्यूमर होता है वो अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को, अपनी आइडियाज़ को बिजनेस को सेल करता है, ठीक है, सेल आउट करता है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे गूगल वीडियोज़ हैं, जैसे आजकल ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, तो गूगल वीडियोज़ हैं, गूगल फॉर्म्स वगैरह हैं, जैसे ऑनलाइन के जितने भी आइडियाज़ हैं जो अपने एनिमेशन वेब्स होती हैं, अदर वेब्स होती हैं, इन सबको जो है कंज्यूमर क्या करता है, सेल आउट करता है किसको, बिजनेस को। तो ये हमारा क्या हुआ, कस्टमर टू बिजनेस। अब जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है इसमें हमें ध्यान रखनी है कि जो बिजनेस टू बिजनेस और कस्टमर टू बिजनेस, ये जो दो मॉडल्स होते हैं, जो दो ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसमें जो बिजनेस होता है किसको टारगेट किया जाता है, इसमें बिजनेस को टारगेट किया जाता है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है और कस्टमर टू बिजनेस मॉडल है मीन्स B2B मॉडल और C2B मॉडल, इसमें जो मेनली किसको टारगेट किया जाता है, बिजनेस को टारगेट किया जाता है। और नेक्स्ट क्या है,
जो बिजनेस टू कस्टमर मॉडल है, मीन्स जो B2C मॉडल है और C2C मॉडल है, इसमें किसको टारगेट किया जाता है? कंज्यूमर को टारगेट किया जाता है। टारगेट कहने का टारगेट किया जाता है इन द सेंस कि इसमें कस्टमर की बातों को ध्यान में रखा जाता है, उसकी नीड्स वांट्स को ध्यान में रखा जाता है, और B2B और C2B में बिजनेस के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा ई कॉमर्स का मीनिंग विद ये जितने भी मैंने कराए हैं आपको मॉडल्स। ठीक है, B2C C2B ये सब। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये देखिए, नेक्स्ट इज ऑडिट ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। मीन्स जो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनकी ऑडिटिंग एक ऑडिटर कैसे करता है या कैसे करेगा, ये हमें इसमें पढ़ना है। फर्स्ट इज स्किल एंड कॉम्पिटेंस। देखिए इसमें क्या है, it should have sufficient knowledge of the computer information system to plan, direct, supervise, control and review the work performed। इसमें क्या है, देखिए जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम की सफिशेंट नॉलेज होनी चाहिए ऑडिटर को। ठीक, अगर वो ऑडिटिंग कर रहा है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स की, तो क्या होना चाहिए? कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम की सफिशेंट नॉलेज होनी चाहिए। मीन्स हाउ टू प्लान, उसको कैसे प्लान करना है, कैसे डायरेक्ट करना है, सुपरवाइज कैसे करना है, एंड कंट्रोल कैसे करना है, और रिव्यू कैसे करना है पूरे वर्क जो परफॉर्म किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, इन सब की एक सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए बिजनेस के अंदर। ठीक है, अभी बिजनेस के नेचर और ई कॉमर्स इन्वायरमेंट पर ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सब बिजनेस के नेचर और उसकी जो ई कॉमर्स इन्वायरमेंट होती है उसके ऊपर बेस होती है। तो ऑडिटर को ये भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए, अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए इस बात की। ये ऑडिटर को ध्यान में रखना चाहिए कि ई कॉमर्स स्किल को ऑडिट कंडक्ट कराने में कैसे यूज़ करना है। मीन्स जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ई कॉमर्स कुछ एक स्किल्स हैं, उनको मतलब किस तरह से कंडक्ट कराना, जब हम ऑडिट कंडक्ट कराएंगे तो किस तरह से यूज़ करना है स्किल और कंपिटेंस को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, अगर हम इसमें एक एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी एक्सपर्ट अपने वर्क को ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ को समझने के लिए कुछ मेथड्स यूज़ कर सकता है। ठीक है, मान लो अगर कोई एक्सपर्ट है जो ऑडिट करना चाहता है, वो अपनी ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ को समझने के लिए कुछ एक मेथड यूज़ करता है, तो वो मेथड किस तरह से यूज़ करता है, इसको टेक्निकल कंट्रोल्स क्या होते हैं चेक करने के लिए, क्या होते हैं ऑडिट ट्रेल, और जितनी भी की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको देखना। ठीक है, ये सब कौन करेगा? ऑडिटर करेगा। ऑडिटिंग करते टाइम, किसकी ऑडिटिंग करते टाइम? ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस की ऑडिटिंग करते टाइम। क्लियर है आपको फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है लीगल कंसिडरेशन। लीगल कंसिडरेशन का मीनिंग है कि जो लीगली जितना भी वर्क है इसमें कैसे परफॉर्म किया जाएगा, उसमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। इसमें क्या है, ऑडिटर में कंसिडर प्रोविजंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इंक्लूडिंग दैट रिलेटेड टू फॉलोइंग। इसमें कुछ एक ये हमारा एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT एक्ट जो हमारा 2000, इसमें क्या करना है, कुछ एक बातों का ध्यान रखना है ऑडिटर को ऑडिटिंग करते टाइम ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस की। फर्स्ट इज लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड। इसमें जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड होगा उसकी एक लीगली रिकॉर्ड रखेगा ऑडिटर। नेक्स्ट इज लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर के लीगल रिकॉग्निशन होनी चाहिए। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। नेक्स्ट इज रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। रिटेंशन का मतलब होता है बनाए रखना। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हम ऐसे ही मेंटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट इज एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। लास्ट वन इज प्रोविजंस फॉर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ एंड सब्सक्राइबर। इन सब के लिए एक प्रोविजंस बनाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है ऑडिट प्लानिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ऑडिट प्लानिंग। मीन्स जो ऑडिट प्लानिंग में ऑडिटर को ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ में इसकी ऑडिटिंग करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, ऑडिट प्लानिंग में ऑडिटर को ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ समझने और उससे वेरियस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा जो ऑडिटर होगा, ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ को समझेगा। ठीक है, और उन ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ को समझने के बाद जो उसको वेरियस इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फाइंड आउट वो करेगा, उनको समझना है, उनको कलेक्ट करना है, एनालिसिस करना है उसका। ठीक है, जो कि वही डाटा वो ऑडिटिंग के लिए यूज़ कर सके, ताकि जब वो ऑडिट कंडक्ट कराए तो वही डाटा वो क्या कर सके, यूज़ कर सके एट द टाइम ऑफ द ऑडिटिंग।
ऑडिटर को अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जब ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस के लिए ऑडिटर ऑडिट करेगा तो उसको अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे रन अप कर रहा है, कितना एफिशिएंट है, जिससे कि वो बिजनेस के नेचर और डिटर्मिनेशन पर ध्यान दे सके और जो टाइमिंग है ऑडिट की और जो प्रोसीजर है उसको एक्सटेंड कर सके, उसको प्रॉपरली समझ सके। अब क्या है इसमें आगे देखिए, जो ई कॉमर्स है वो ई कॉमर्स इन्वायरमेंट में अकाउंटिंग के रिकॉर्ड की एंट्रीज और उसका सारा प्रोसीजर इलेक्ट्रॉनिकली होता है। अब देखिए जब है ही इलेक्ट्रॉनिक, बोल रहे हैं ना ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन मीन्स जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो इलेक्ट्रॉनिकली होंगी, तो मीन्स जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स भी होंगी वो भी इलेक्ट्रॉनिकली रखी जाएंगी, ठीक है, रिकॉर्ड की जाएंगी। और जो उसका स्कोप क्या है, स्कोप में यहाँ ई कॉमर्स इन्वायरमेंट का जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के फ़्लो को समझना इसमें इंक्लूड होता है। जो भी ई कॉमर्स इन्वायरमेंट होएगा उसका अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस का फ़्लो कैसा है उसको भी ऑडिटर को समझना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ द ऑडिटिंग, मीन्स जब वो ऑडिट कंडक्ट कराएगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस की। इसमें है नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई ई कॉमर्स एक्टिविटी हुई है तो उसके इंटरनल ऑडिट के लिए जो ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर की जानी चाहिए वो कहाँ कौन करेगा और किस तरह से रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। हमने ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ऑडिट एक जो रिपोर्ट होती है वो ऑडिट रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए, उसमें सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। और ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अंडरस्टैंड करना, जो भी देखिए वही चीज़ वही बात रिपीट हो रही है कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, मतलब ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ को समझने के लिए हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद ही एक ऑडिटर ऑडिट कंडक्ट करा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें बात आती है रिस्क। अब देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी तरह की ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस हुई है तो उसके बीच में कुछ चेंजेस होंगे। मतलब देखिए ट्रेडिशनली अगर हम बात करें और मॉडर्न वे में बात करें तो कुछ चेंजेस तो हुए होंगे ना, मीन्स उसी इसमें ना वही उन्हीं चेंजेस की बात की गई है और हम उस तरह का चेंज हमें रिस्क के बारे में, मतलब उसी जो भी चेंज हुए हैं ट्रेडिशनली वे में और वे में जो भी चेंज हुए होंगे वो हमें रिस्क के बारे में बताता है कि क्या अगर जो चेंजेस हुए हैं हमारे रिस्क तो नहीं इसमें इन्वॉल्व है, और अगर कुछ ऐसा है रिस्क इन्वॉल्व है तो उस रिस्क को कैसे रिड्यूस करना है वो इसमें इंक्लूड होता है। जैसे लॉस ऑफ ट्रांजैक्शन इंटीग्रिटी कह सकते हैं हम, रिस्क ऑफ बिजनेस प्रोसेस फेलियर, सिक्योरिटी रिस्क हो गया, लाइक वायरस अटैक हो गया। जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिकली क्या होता है जब भी हम ई कॉमर्स की कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें फ्रॉड का डर रहता है, वायरस का डर रहता है, ठीक है, ये उन्हीं सब रिस्क के बारे में बात की गई है। और अनऑथोराइज्ड असेस, मतलब अगर हम प्राइवेसी और सिक्योरिटी लगाना भूल गए हैं तो अनऑथोराइज्ड असेस भी हो सकती है, हमारी इन्फॉर्मेशन कोई और भी ले सकता है। प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसीज़, अगर हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अच्छी नहीं बनाई हैं तो भी हमें क्या हो सकता है, रिस्क हो सकता है। अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट व्हेन, ठीक है, जो भी लीगल और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट होगी वो भी इसमें इंक्लूड होगी। नेक्स्ट इज आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट्स। अब देखिए आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट में क्या है, इसमें कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। मीन्स एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सर्विसेज पर डिपेंड करती हैं। लाइक ISPS, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कैसे हैं, ठीक है, SPS, SPS इसमें क्या है, ASPS में क्या है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये जो डाटा होते हैं डाटा की होस्टिंग करती है कुछ कंपनीज जो कि IT रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, ठीक है। ये कुछ एक इसमें सिस्टम्स के बारे में बताया हुआ है जो बहुत ज़रूरी होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मीन्स ISPS और ASPS हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जिससे कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स हैं वो अच्छे से रनअप हो सकें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है गोइंग कंसर्न। अब देखिए गोइंग कंसर्न मीन्स चलते रहना एक तरह से। इसमें क्या है, ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ इज एन ऑर्गेनाइजेशन में बी कॉम्प्लीमेंट्री टू इट्स ट्रेडिशनल बिजनेस। इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एक तरह से ना ई कॉमर्स जो ट्रांजेक्शन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, मीन्स कि एक दूसरे से ना इंटर रिलेटेड है ट्रांजेक्शन ट्रेडिशनल बिजनेस के अकॉर्डिंग। इसमें क्या होता है, अब बैंकिंग अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें, अब बैंकिंग कंपनी में यूज़ ई कॉमर्स फॉर सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज़।
like pay order request, opening of fixed deposit accounts, and transfer of funds in addition to serving its customer by conventional methods. ठीक है. In contrast, e-commerce activities may be a new line of business in the organization, or the organization may be carrying out all or significant amounts of its business activities through e-commerce transactions. ठीक है. मीन्स जो e-commerce transactions हैं उसको हम किस तरह से रन अप करा सकते हैं और उसमें क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो हम इसमें गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में चेकआउट करेंगे, देखेंगे. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ऑडिट एविडेंस. अब देखिए एविडेंस का मतलब क्या होता है. एविडेंस का मीनिंग होता है प्रूफ. ठीक है. एक तरह से किसी भी चीज़ का प्रूफ होना. मीन्स कि किसी भी ऑडिटर के लिए ई कॉमर्स इन्वायरमेंट में ऑडिट एविडेंस का ऑब्जेक्टिव सेम ही होएगा. ठीक है. जो भी ई कॉमर्स कोई इन्वायरमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें जो एविडेंस रखने का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो सभी के लिए सेम रहेगा, जैसे कि नॉन ई कॉमर्स इन्वायरमेंट में होता है. ठीक है. देखिए नॉन ई कॉमर्स इन्वायरमेंट में तो वही होता है. अब ई कॉमर्स क्या, वो जो इलेक्ट्रॉनिकली हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, और नॉन ई कॉमर्स जो हम इलेक्ट्रॉनिकली नहीं कर रहे हैं, जो हम फिजिकली कर रहे हैं. बट दोनों में हमें एविडेंस तो रखना पड़ता है ऑडिट के लिए. तो वही चीज़ है, इसलिए ऑडिटर को उसका रिकॉर्ड प्रॉपरली इलेक्ट्रॉनिकली ही रखना पड़ेगा. ठीक है. अगर हम फिजिकली कर रहे हैं तो फिजिकली ऑडिटर, देखिए हमने बात करी थी पहले, रिपोर्ट वगैरह प्रिपेयर करता है, हर डॉक्यूमेंट्स उसका प्रॉपर प्रिपेयर रहता है. ठीक है. एट द टाइम ऑफ रिपोर्ट सबमिशन, जब हम रिपोर्ट की सबमिशन करते हैं तो हर चीज़ को फाइंड आउट करके मतलब अच्छे से वो बताता है ऑडिटर. इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉनिकली कोई काम हो रहा होता है, ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ हो रही होती है, तो उसके लिए भी ऑडिटर को चाहिए कि वो ऑडिट एविडेंस प्रॉपरली इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड करके रखे. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है ऑडिट ट्रेल. ऑडिट ट्रेल क्या है एक तरह से, audit trail means those records that enable a transactions to be traced from its source to be summarized total in a financial statement or other documents. मीन्स ऐसा कोई रिकॉर्ड जो हमें ट्रांजेक्शन्स करते टाइम मतलब हमें मिला ही नहीं है, टू बी ट्रेस्ड फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ अ समराइज टोटल इन फाइनेंशियल, मतलब जब हम आफ्टर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद हमें कुछ एक ऐसी कोई ट्रांजेक्शन्स मिलता है, कोई रिकॉर्ड मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑडिट ट्रेल कहते हैं. ऑडिट ट्रेल इन केस ऑफ मैनुअल अकाउंट्स इंक्लूड सोर्स डॉक्यूमेंट्स, जर्नल ऑफ ओरिजिनल एंट्री, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस एंड अदर रिकॉर्ड्स एंड इन एंड ईडीपी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोफेशनल सिस्टम. ठीक है. इस तरह में होते हैं. इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, पंच कार्ड हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, ठीक है, प्रिंट आउट्स हो गए, एक्सेट्रा. ऑडिटर में भी यूज़ ऑडिट ट्रेल टू, जो ऑडिटर होगा ऑडिट ट्रेल कहाँ यूज़ करेगा, फॉलो द हिस्ट्री ऑफ अ ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री को ढूंढने के लिए. मीन्स क्या है, ऑडिट ट्रेल यही होती है ना कि अगर हमें पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कुछ एक चीज़ फाइंड आउट करनी है, कुछ एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जब हमें ट्रेस करनी है, तो हम ऑडिट ट्रेल यूज़ करते हैं. इन्वेस्टिगेट द causes when a record is found to be erroneous. Next is analyze data after massive file destructions. ठीक है. लास्ट वन ही हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंटिंग पॉलिसीज़. जो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होती हैं ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ करते टाइम, वो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अच्छे से बनी होनी चाहिए, हम अच्छे से फॉलो अप करेंगे. ऑडिटर शुड एग्जामिन एप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स ई कॉमर्स एक्टिविटीज़. मीन्स जब एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटर ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराएगा या ऑडिट कंडक्ट कराएगा, तब हमें जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है वो अच्छे से अडॉप्ट हुई हैं ऑडिटर के द्वारा या नहीं, ये अच्छे से देखना पड़ेगा. लास्ट वन इज़ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इम्प्लाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड द कंक्लूजन द ऑडिट रीच्ड. मतलब एक पूरा ऑडिट के लिए डॉक्यूमेंटेशन करना कि ऑडिट का जो प्रोसीजर है कहाँ से फॉलो किया गया, कहाँ से परफॉर्म हुआ, उसमें कितने एविडेंस ऑब्टेन किए गए, एट द एंड कंक्लूजन क्या निकला ऑडिटर का, ऑडिट रिपोर्ट सबमिशन कराना. ठीक है. ऑडिट प्रोग्राम, एनालिसिस, इश्यूज, मेमोरेंडम, रिप्रेजेंटेशन, चेकलिस्ट, एक्सट्रैक्शंस ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, करस्पॉन्डेंस कंसर्निंग सिग्निफिकेंट मैटर्स, ये सब किस में इंक्लूड होते हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड होते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम एंड वर्सेस इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम.
देखिए डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ट्रेडिशनल बैंकिंग, अब ये तो आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगा, जो ट्रेडिशनल सिस्टम था और जो अब है उसमें कितना डिफरेंस, और कुछ एक डिफरेंस तो आपको खुद ही पता होगा। सो स्टार्ट लेते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग में क्या है, इट इज़ फास्टर देन ट्रेडिशनल बैंकिंग। जो ऑनलाइन बैंकिंग है वो फास्ट है। अब देखिए अगर हमें रिचार्ज करना होता है किसी का, या फिर हमें कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो हम क्या करते हैं, ईजिली कर सकते हैं। विदिन अ मिनट हम अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स हमारे साथ हो जाती हैं। बट ट्रेडिशनल वे में क्या होता है, ट्रेडिशनल बैंकिंग में क्या होता है, इट इज़ कंपेरेटिवली स्लोअर, वो थोड़ा स्लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ इनएक्सपेंसिव। ऑनलाइन बैंकिंग में क्या है, कुछ कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है, बस हमें अपनी इंटरनेट यूज़ करके, हमें अपना नेट यूज़ करके एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होता है, ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करना होता है, और वो हमारी ईजिली कैरी आउट हो जाती हैं, रन आउट हो जाती हैं। ट्रेडिशनल बैंकिंग में क्या है, इट इन्वॉल्व्स पेपर एक्सपेंसिव, इसमें पेपर वर्क भी इंक्लूड होता है, इसलिए पेपर एक्सपेंसेस भी इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ अ टाइम सेविंग प्रोसेस। जो ऑनलाइन बैंकिंग होती है वो टाइम सेविंग प्रोसेस होती है। ट्रेडिशनल में देखिए इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है ये, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, कि हर चीज़ हम मैनुअली करते हैं तो टाइम तो ऑब्वियस सी बात है लगेगा ही लगेगा। इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट, रिकॉर्ड्स कैन बी मेंटेन्ड अ लॉन्ग टाइम। जो रिकॉर्ड्स होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऑनलाइन करना है प्रॉपर, हम एक फाइल और फोल्डर बना लेते हैं, अपनी ड्राइव में भी इंक्लूड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम वाया पेन ड्राइव भी अपने पास रख सकते हैं, पेन ड्राइव में सेव करके, और हम अपने सिस्टम में भी सेव करके रिकॉर्ड को रख सकते हैं। ट्रेडिशनल बैंकिंग में क्या है, रिकॉर्ड्स कैन बी टर्न एज दे आर ऑन पेपर, लेकिन जब हम पेपर के ऊपर कोई रिकॉर्ड रखेंगे तो माइट भी पेपर मिसप्लेस हो जाए, या हाँ कभी तो मतलब आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम पेन यूज़ करते हैं तो कुछ टाइम बाद जो पेन की इंक है ना वो ब्लर होनी शुरू हो जाती है, तो इस तरह से जो पेपर पे लिखा हुआ मटेरियल होता है वो हमारे से लॉस्ट होता रहता है। नेक्स्ट इज ट्रांजेक्शन्स कैन बी सिक्योर्ड प्रॉपरली। जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो प्रॉपरली सिक्योर्ड होती है, प्रॉपरली सिक्योरिटी के साथ, प्राइवेसी के साथ होती है। और जो ट्रेडिशनल बैंकिंग में होती है, देयर इज़ अ लैक ऑफ सिक्योरिटी इन सच केसेस एंड इवन रिकॉर्ड्स एंड बी मिसप्लेस्ड, रिकॉर्ड भी मिसप्लेस हो जाती हैं, और उसमें लैक ऑफ सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी की भी कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस क्लियर है ऑनलाइन और ट्रेडिशनल बैंकिंग में। थैंक यू।